नमस्कार और हमारे इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे खौफनाक मामले पर चर्चा करने वाले हैं जो इंसान की जान बचाने की जद्दोजहद और अलौकिक शक्तियों के खौफ को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। करिया प्रेत ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए इस तार्किक दिमाग को हिलाकर रख देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, सुमति के कहे गए ये शब्द सिर्फ गुस्से में दी गई कोई धमकी नहीं थे। ये एक भयानक श्राप था और इसी श्राप ने उस रहस्य की नींव रखी जिसका सामना हमारे आज के मुख्य किरदार पूरब को करना पड़ा। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहां का माहौल हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन क्या हो जो वो माहौल खून, खौफ और कभी ना खत्म होने वाले इंतकाम से भरा हो। कहानी के पहले हिस्से में बात करते हैं मूर्तियों वाले गांव की, जहां से इस बेचैन करने वाली घटना की शुरुआत होती है। जब पूरब अपनी चचेरी बहन भूमिका के साथ एक दूर दराज के गांव के मेले में पहुंचता है तो उसका ध्यान तुरंत एक बेहद अजीब बात की तरफ जाता है। आखिर हर एक घर एक जैसी ही अजीब मूर्ति की पूजा क्यों कर रहा है? शहर से आए किसी भी इंसान को ये कोई आम स्थानीय रिवाज लग सकता है, लेकिन जिस तरह से गांव वाले उन मूर्तियों को खरीद रहे थे, सच कहूं तो उसमें भक्ति कम और एक अनजाना खौफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। पूरब ने जो चीजें वहां नोटिस की वो किसी को भी परेशान कर देंगी। हर दुकान पर बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली स्त्री की मूर्तियां धड़ल्ले से बिक रही थीं और लोग उन्हें घबराहट में खरीदकर अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। हर घर के मुख्य दरवाजे के पास इन मूर्तियों के लिए खास जगह बनी हुई थी। बात तब और बिगड़ गई जब पूरब ने इस बारे में मजाक में सवाल किया और भूमिका का चेहरा खौफ से एकदम सफेद पड़ गया। ये खौफ तब और पुख्ता हो जाता है जब रात के समय पूरब की बुआ प्रज्ञा उसे उस मूर्ति को छूने से पूरी ताकत से रोक देती हैं। मतलब ये साफ था कि ये मूर्तियां कोई सजावट या पूजा का सामान नहीं थीं, ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचने का इकलौता जरिया थीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सुमति का श्राप। एक ऐसी त्रासदी जो 13 साल पुरानी थी। इस खौफनाक घटना की जड़ें 13 साल पुराने एक भयानक अन्याय से जुड़ी हैं। हुआ कुछ यूं था कि एक भ्रष्ट और लालची सरपंच ने सुमति नाम की एक बेसहारा विधवा का घर हड़प लिया। गांव वाले डर के मारे तमाशा देखते रहे, किसी ने उसे नहीं बचाया। इसी अन्याय से टूटकर सुमति ने अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसा श्राप दिया जिसने सरपंच के पूरे खानदान को मिटाकर रख दिया। और उसके बाद वो कहर पूरे गांव पर टूट पड़ा। एक साधु के कहने पर बचने का सिर्फ एक तरीका निकाला गया, घर के बाहर उसकी मूर्ति रखकर उसे शांत करना और शाम 7 बजे के बाद खुद को घरों में कैद कर लेना। तो असल में करिया प्रेत है क्या? ये एक बेहद विनाशकारी अलौकिक श्राप है जो इस भयानक अन्याय के बाद गांव पर पड़ा। मौतों को रोकने के लिए मूर्तियों के जरिए इसे हर दिन शांत करना पड़ता है। मतलब गांव वाले सिर्फ अंधविश्वासी नहीं हैं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। करिया प्रेत कोई डरावनी कहानी नहीं है जो बच्चों को सुनाई जाती है। ये उनके लिए एक खौफनाक हकीकत है, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जिसे हर दिन शांत करना ही होगा, वरना अगली सुबह का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तर्क और किंवदंती के उस टकराव की जो एक जानलेवा भूल साबित हुआ। यहां एक आधुनिक तार्किक मानसिकता और एक प्राचीन खौफ का सीधा सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पूरब का शहरी दिमाग है जो इस पूरे मामले को डकैती छिपाने का कोई बड़ा नाटक या ब्लैक मार्केट में अंक तस्करी का रैकेट मान रहा है। उसे लगता है कि ये सब अनपढ़ गांव वालों का शोषण है। लेकिन दूसरी तरफ वो खौफनाक हकीकत है जिसे वो सिरे से नकार रहा है, सुमति की प्रतिशोधी आत्मा और जानलेवा करिया प्रेत का श्राप, जो किसी तर्क से नहीं बल्कि खून से लिखा गया है। ये चीज तुम्हारी समझ के बाहर है। मैं अब यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। प्रज्ञा की तमाम चेतावनियों और मिन्नतों को अनसुना करते हुए एक हताश और अपने घमंड में चूर पूरब उस खुब अंधेरी रात में घर से बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि वो इन सारे अंधविश्वासों की पोल खोल देगा, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद अपने लिए एक ऐसा जाल बिछा रहा था जिससे बाहर आना नामुमकिन था। जब इंसान का अहंकार उसके खुद के बचाव की वृत्ति पर हावी हो जाए तो तबाही तय है। अब हम कहानी के उस खौफनाक आखिरी सच तक पहुंच गए हैं, जब आधी रात का वह सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है। यहां से कहानी की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। सुनसान अंधेरे बस स्टैंड पर अकेले बैठे पूरब को पहली बार असल खौफ का एहसास होता है।
सामने काली साड़ी में एक डरावनी आकृति को देखकर वो अंधाधुन भागता है, ठोकर खाकर गिरता है और फिर चमत्कारिक रूप से उसे अपनी भुआ प्रज्ञा मिल जाती है। एक पल के लिए लगता है कि चलो जान बच गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे जाती है उसके होश उड़ जाते हैं। प्रज्ञा के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहे थे। जिस पर वो भरोसा कर रहा था वो खुद उस खौफ का हिस्सा थी। वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है, उसका चेहरा डर से अजीब तरह से विकृत हो जाता है और वो फुसफुसाती है, कहा था ना बाहर मत जाना। ये वो पल है जो किसी को भी गहरे सदमे में डाल दे। वो अलौकिक शक्ति जो उसकी अपनी बुआ का चेहरा पहने हुए थी, पूरब के दिमाग की बची खुची शांति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। जो चीज़ उसे सिर्फ एक फितूर लग रही थी वो अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। वहां से पूरब उस अंधेरी रात में पागलों की तरह भागता है। अचानक उसे अपनी चचेरी बहन भूमिका मिलती है और वो घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी वहां इंस्पेक्टर शर्मा आते हैं, जो कानून, व्यवस्था और सुरक्षा का एक पल भर का एहसास देते हैं। तार्किक दिमाग हमेशा कानून में ही सुरक्षा ढूंढता है ना, जो पूरब को भी लगा कि चलो पुलिस आ गई, अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर शर्मा एक ऐसा आखिरी और कंपा देने वाला सवाल पूछते हैं जो पूरब की पूरी दुनिया ही पलट कर रख देता है। वो पूछते हैं, तुम एक ऐसे गांव में क्यों भटक रहे हो जो 13 साल से वीरान पड़ा है? इस एक सवाल ने पूरब के पैरों तले जमीन खिसका दी। जरा इसे बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए। खौफनाक सच ये था कि पूरब अपने गंतव्य से 2 स्टॉप पहले ही उतर गया था। जिस गांव में वो घूम रहा था, जिन रिश्तेदारों से वो बात कर रहा था, जिनके साथ उसने वक्त बिताया, वो गांव 13 साल पहले ही पूरी तरह से मुर्दा हो चुका था। उसकी ये छोटी सी गलती उसे सीधे मौत के मुंह में ले आई थी। और फिर हकीकत पूरी तरह से सामने आ जाती है। पूरब अपने किसी परिवार से मिलने नहीं आया था, वो पूरी तरह से भूतों के गांव से घिरा हुआ था। वो सुमति के उस श्राप के बिल्कुल केंद्र में था, जहां कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ वो भटकती हुई आत्माएं थीं जो करिया प्रेत के श्राप का शिकार हो चुकी थीं। अब उसे अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वही मुर्दा आंखें घूरती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद आखिरी भ्रम भी टूट जाता है। जो इंस्पेक्टर और भूमिका उसे इंसान लग रहे थे, उनके चेहरे अब भयानक और खोखले रूप में बदल जाते हैं। इंसानियत का वो बचा खुचा मुखौटा भी गिर जाता है। उन चेहरों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक डरावना खालीपन था। पूरब उस खौफनाक शक्ति के सामने पूरी तरह से निहत्था था और अकेला रह जाता है। अब दुनिया का कोई भी विज्ञान, कोई भी तर्क उसे वहां से नहीं निकाल सकता था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब पक्का तर्क एक ऐसे अलौकिक खौफ से टकराता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, तो कोई उस असंभव स्थिति में कैसे बच सकता है? ये कहानी हमारी तार्किक दुनिया की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है। कभी कभी दुनिया को सिर्फ अपने तर्क के चश्मे से देखने की जिद इंसान को एक ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से कहीं परे है।